स्लाइड पर। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर अब हम पढ़ते हैं, और इस तरीके से जलालुद्दीन की हत्या कर दी गई है और अलाउद्दीन शासक बन गया है। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी से एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आते हैं, क्या क्या पूछा जाएगा, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इनको समझाने के लिए, और आप ये देखोगे कि अगर आपने एक कवर कर लिया तो किसी भी एग्जाम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है जी। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक का है, तो उसका शासनकाल है 1296 से लेकर 1316, ये उसकी शासन अवधि है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि उसका वास्तविक नाम क्या था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम था अली गुरसप नाम था। ठीक है। अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य की। देखिए अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था और उसकी नीति थी साम्राज्यवादी, यानी वो कहता है कि राज्य का धर्म होता है अपना विस्तार करना और अपने संसाधनों में वृद्धि करना। जो राज्य ऐसा नहीं करते वो कमज़ोर हो जाते हैं और अंत में मर जाते हैं। तो इसलिए वो साम्राज्यवादी नीति का पोषक था, वो अपने साम्राज्य को हमेशा बढ़ाते रहना चाहता था, और उसका ये भी मत है कि सुल्तान को अपने राज्य में हमेशा वृद्धि करती रहनी चाहिए, अपने विजय रथ को कभी रुकने नहीं देना चाहिए। तो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने, देखिए सभी सुल्तानों में जितने भी सुल्तान हुए हैं, लगभग 300 साल की में जितने भी सुल्तान हुए हैं, उन सब में सबसे बड़ा राज्य किसका था, तो अलाउद्दीन खिलजी का था। सभी सुल्तानों में सबसे बड़ा राज्य अलाउद्दीन खिलजी का था, और उसका राज्य कावेरी तक फैला हुआ था। कावेरी रिवर यानी साउथ इंडिया की रिवर है, तो साउथ इंडिया में एक कावेरी नदी है, तो यहाँ तक उसका राज्य पूरा फैला हुआ था। तो एक बड़े साम्राज्य का मालिक था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं उसकी पत्नी की। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी है मलिके जहां, ये जलालुद्दीन की पुत्री है। मैंने कहा ना अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का पुत्र भी का भतीजा भी है, और वो उसका दामाद भी है। दामाद क्यों? क्योंकि जलालुद्दीन की पुत्री मलिके जहां की उससे विवाह हुआ है। ठीक है, इसलिए। फिर दूसरी पत्नी है मेहरू, ये अल्प खां जो कि उसके सेनापति थे। देखिए सेनापति की बात करी जाए अगर, तो मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी के 4 सेनापति थे। देखो अनुज याद कर लो आप इसके लिए, अनुज। ए इसका मतलब है अल्प खां, ए का मीनिंग है अल्प खां, एन का मीनिंग है नुसरत खां, यू का मतलब है अल्प खां, यू का मतलब है उलुग खां, और जे का मीनिंग है यहां पर जफर खां। यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय में उसके चार सेनापति हुए। तो उसके लिए आप याद कर लेना, ट्रिक हो जाएगी अनुज याद कर लेना। अनुज यानी उसके सेनापतियों के नाम है अनुज। ठीक है जी। उसकी दूसरी पत्नी यानी अल्प खां की बहन यानी मेहरू जो है वो अल्प खां की बहन है। ठीक है। उसके बाद उसकी एक पत्नी का नाम है कमला देवी। ये कमला देवी कौन हुई? तो कमला देवी कर्ण सिंह की पत्नी है, यानी गुजरात का राजा है कर्ण सिंह। गुजरात का राजा कौन है? कर्ण सिंह। तो गुजरात का राजा अभी हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और एक ही भी क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं। तो आप देखिए कमला देवी कौन है? तो कमला देवी है कर्ण सिंह की पत्नी थी, फिर वो अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी बन गई। अब ये झात्यापाली कौन है? तो झात्यापाली है रामचंद्र की पुत्री, जो देवगिरी का राजा है रामचंद्र, जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था, तो उसी की बेटी का नाम है झात्यापाली। वो उसने विवाह कर लिया था अलाउद्दीन खिलजी से। तो कमला देवी कर्ण सिंह की भूतपूर्व पत्नी है, और रामचंद्र की पुत्री का नाम है झात्यापाली, वो भी उसकी पत्नी है। यानी इस तरह से हम 4 पत्नियों के बारे में नाम जान रहे हैं। उसका देखिए पुत्र तो उसके अनेक थे, लेकिन पुत्रों में भी जिसका नाम एग्जाम में आता है उसका नाम है खिरज खां, क्योंकि खिरज खां के नाम पर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीता और उसका नाम खिरजाबाद रखा। यानी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम किसके नाम पर रखा था? तो चित्तौड़ को विजय करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम अपने पुत्र खिरज खां के नाम पर खिरजाबाद रखा था। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि जब चित्तौड़ को अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया तो उसके बाद उसने उसका नाम किसके नाम पर रखा? तो अपने पुत्र खिरज खां के नाम पर रखा था जी। ठीक है जी। अब देखिए हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की उपाधियों की, कौन कौन से टाइटल्स उसने लिए। तो देखो पहली उपाधि है सिकंदर का सानी, तो वो अपने सिक्कों पर सिकंदर का सानी लिखता है। ठीक है। दूसरा
विश्व विजेता देखिए, तो वो सिकंदर का सानी किसे कहा जाता है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो अपने सिक्कों पर इसे लिखता है, तो सिकंदर का सानी या सिकंदर के समान। तो क्योंकि वो विश्व विजेता बनना चाहता है, बड़ा साम्राज्य का मालिक बनना चाहता है, वो एक साम्राज्यवादी है, और तो इसलिए उसने उपाधि धारण की थी सिकंदर का सानी। अगर ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में खूब आता है, ये सिकंदर का सानी कौन है, तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजेता बनना चाहता है और एक नए धर्म की शुरुआत करना चाहता है, लेकिन अपने इस विचार को कि मैं विश्व विजेता बनूं और नए धर्म को प्रतिपादित करूं, इस विचार को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने मित्र दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क के समझाने पर त्याग दिया। यानी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए कि अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजेता बनना चाहता था और नए धर्म की शुरुआत करना चाहता था, लेकिन अपने इस विचार को उसने किसके कहने पर त्याग दिया, तो वो त्याग दिया था अलाउल मुल्क, याद रखना, अलाउल मुल्क के समझाने पर त्याग दिया था जी। ठीक है जी, ठीक है। सिकंदर का सानी कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है सर, ये खिर्ज व खां वाला बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसमें लिखा है ना भाई अलाउद्दीन खिलजी के ने चित्तौड़ को विजय कर अभी पढ़ेंगे हम चित्तौड़ के बारे में, उसका नाम किसके नाम पर रखा था, तो अपने बेटे के नाम पर खिरजाबाद रखा था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन थे, तो मैंने बताया ना अनुज याद कर लो आप इसके लिए। ए से अल्प खां, एन से नुसरत खां, यू से उलुग खां और जे से जफर। अनुज सेनापति थे उसके। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का एक सिद्धांत था कि वो राज्य और धर्म को अलग अलग रखता था, यानी वो राज्य को अलग और राज्य और राजनीति और धर्म को दोनों को पृथक करता था। यानी उसका मानना ये था कि राज्य के कामों में धर्म का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो उसने कहा कि भाई अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की सत्ता को मान्यता प्रदान की। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जो है बगदाद के जो खलीफा होते थे उनकी सत्ता को वो मान्यता प्रदान करते हुए उसने यामनी उल खिलाफत नासिरी उल अमीर उल मोमिन की उपाधि धारण की। यानी अमीन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि तो धारण की, लेकिन शासन में कभी धर्म को हस्तक्षेप नहीं करने दिया। यानी उसका मानना यह है कि राजनीति और धर्म दो अलग अलग चीज़ें हैं, राजनीति में धर्म का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने हमेशा वो कार्य किया जो उसके राज्य के हित में था। उसने कभी धर्म को उस पर हावी नहीं होने दिया, उलेमाओं का राज्य में हस्तक्षेप नहीं हुआ। ठीक है जी, तो हमने ये पढ़े बच्चों। उसके बाद हम अगली स्लाइड पर जाते हैं। तो देखिए अगली स्लाइड, अब हम इस स्लाइड पर पढ़ रहे हैं कि अलाउद्दीन के सैन्य अभियान। तो देखिए अलाउद्दीन ने कौन कौन से सैन्य अभियान किए, तो उनके विषय में हम पढ़ रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात, तो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, किस दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समय में मंगोलों के भारत पर सर्वाधिक आक्रमण हुए, तो जिसका आंसर होता है अलाउद्दीन खिलजी। देखिए मंगोलों के सबसे अधिक आक्रमण किसके समय में हुए थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए थे। और उत्तर पश्चिम सीमा पर मंगोलों के आक्रमण का सामना कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी। यानी उसके समय में 5 या 6 आक्रमण हुए मंगोलों के, तो वो उत्तर पश्चिम सीमा में वो मंगोलों से लड़ रहा था और उसके सबसे ज़्यादा अटैक अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही हुए थे। और ऐसा पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी नीति का पोषक है। वो अपने राज्य को हमेशा बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है और उसने अब अपने विजय अभियान को शुरू कर दिया है। तो कैसे देखें, सबसे पहले उसने गुजरात पर विजय की। ये गुजरात जो राज्य है ये अनिलवाड़ इसकी राजधानी है, अनिलवाड़। तो इसकी कैपिटल का नाम क्या है, अनिलवाड़। ठीक है, और गुजरात के राजा का नाम है करण सिंह और उसकी पत्नी कमला देवी और देवल रानी उसकी पुत्री। ये 3 लोग हैं, इनका नाम का उल्लेख मिलता है। तो गुजरात को विजय करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दो सेनापति भेजे, जिसका नाम था, एक का नाम था नुसरत खां और दूसरे का नाम है उलुग खां। तो दोनों को भेजा उसने, उलुग खां को और नुसरत खां को, और दोनों ने अटैक किया गुजरात पर और गुजरात को विजय कर लिया। तो बताइए, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बताओ गुजरात के शासक का नाम जिससे अलाउद्दीन का संघर्ष हुआ था, तो उसका आंसर हो जाएगा कर्ण सिंह। ठीक है, और ये जो कमला देवी है, इसको
गुजरात से लेकर नुसरत खां और अलुग खां ने दिल्ली में हरम में भेज दिया, यानी ये बाद में चलकर अलाउद्दीन की पत्नी हो गई, यानी ये अलाउद्दीन के साथ रहने लगी, अलाउद्दीन की पत्नी बन गई थी ये। तो ये पहले पत्नी किसकी थी? तो करण सिंह की पत्नी थी पहले, और इसे जब युद्ध के दौरान इसे वहाँ से उठा लिया गया और बाद में इसे अलाउद्दीन खिलजी के हरम में लाया गया और ये बाद में चलकर पत्नी हो गई अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है, जब गुजरात विजय का समय था तो उस समय पर नुसरत और उलुग खां भी सेनापति के रूप में गुजरात विजय का काम सौंपा गया था, और उसी समय पर उन्हें वहाँ से एक हिंदू हिजड़ा दास मिला जिसका नाम था मलिक काफूर। तो मलिक काफूर मिला था गुजरात विजय के दौरान। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है क्योंकि उसे 1000 दिनार में, क्योंकि वो दास था और उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि 1000 दिनारी कौन है, तो 1000 दिनारी है मलिक काफूर। मलिक काफूर को कहते हैं क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, और ये गुजरात विजय के समय की बात है। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा जो विजय अभियान है वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया जैसलमेर पर। तो जैसलमेर को विजय किया, और वहाँ के शासक का नाम है दूदा और उसका सहयोगी तिलक सिंह। तो इसको डिफीट किया। अब जैसलमेर पर इसलिए अटैक किया अलाउद्दीन खिलजी ने क्योंकि जैसलमेर राज्य ने अलाउद्दीन खिलजी के कुछ घोड़ों को पकड़ लिया था, कुछ घोड़ों का अपहरण कर लिया था, यानी घोड़ों को पकड़ लिया था। तो इसलिए उसने जैसलमेर को विजय किया, और वहाँ के राजा का नाम क्या है? दूदा, और उसका सहयोगी तिलक सिंह। जो अब अगला जो वार है रणथंबोर विजय, यानी फिर उसने रणथंबोर को विजय किया। अब रणथंबोर के शासक का नाम है हमीर देव और उसकी पत्नी का नाम है रंगदे, और उसकी पुत्री का नाम है देवलदे। तो ये कहा जाता है कि रणथंबोर का जो जीतना था वो उसके लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध हुई, क्योंकि रणथंबोर में हमीर देव एक बहादुर और बड़ा योद्धा शासक है, और उसने इस काम के लिए 2 सेनापति नियुक्त किए जिनका नाम है, एक का अलुग खां और दूसरा नुसरत खां। और ये कहा जाता है कि जो रणथंबोर विजय के दौरान उसका जो सेनापति है नुसरत खां की मौत हो गई थी। तो देखो मैंने लिखा हुआ है नुसरत खां मारा गया। अब ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, यानी अलाउद्दीन का वो कौन सा सेनापति था जिसकी मृत्यु रणथंबोर विजय के दौरान हो गई थी? तो नुसरत खां की मृत्यु रणथंबोर विजय के दौरान हो गई थी। ठीक है, तो सेनापति कितने हैं वो मैंने वहाँ उधर भी समझा दिया, और यहाँ पे लिखा हुआ है तो उलुग खां, नुसरत खां, उलुग खां, जफर खां, ये अल्प खां। तो इस तरह से ये लोग थे, यानी उसके 4 सेनापति थे जिसे अनुज के नाम से मैंने ट्रिक बना के बताया आपको। ठीक है, देखिए जब हमीर देव के ऊपर एक पुस्तक लिखी हुई है जिसका नाम है हमीर रासो, यानी उसकी प्रशंसा में एक पुस्तक लिखी गई है। तो इस हमीर रासो में रंगदे ने जोहर किया, यानी उसमें लिखा हुआ है कि जो उसकी हमीर देव हार गया अलाउद्दीन खिलजी से, तो उसकी जो पत्नी है रंगदे, उसने जोहर कर लिया, यानी उसने आत्महत्या कर ली। ठीक है, जोहर 2 प्रकार से हो सकता था, या तो अग्नि में, आग में कूदकर, या फिर जल में कूदकर। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और है कि देखिए जो रणथंबोर है उस विजय के दौरान, रणथंबोर के युद्ध के दौरान अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। यानी तो क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई अमीर खुसरो किस युद्ध में साथ था अलाउद्दीन खिलजी के? तो देखिए काम तो सौंपा गया था पहले उलुग खां को और नुसरत खां को, लेकिन नुसरत खां मारा गया। तो फिर उसके बाद में रणथंबोर विजय का काम अलाउद्दीन खिलजी ही पहुंच गया था रणथंबोर को विजय करने के लिए दिल्ली से। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने हाथ में बागडोर ले ली थी इस युद्ध की। और जब अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर विजय करने के लिए पहुंचा तो उस समय पर अमीर खुसरो भी उसके साथ था। यानी अमीर खुसरो किस युद्ध में साथ था, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो उसका आंसर होगा रणथंबोर विजय में, और रणथंबोर के राजा का नाम था हमीर देव। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन पर, इस स्लाइड पर क्या क्या पढ़ा उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला, सबसे अधिक आक्रमण किसके समय में हुए थे? तो सबसे अधिक आक्रमण हुए थे मंगोलों के समय में। ठीक है, यानी सबसे अधिक आक्रमण मंगोलों के सबसे अधिक आक्रमण किसके समय में हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ठीक है जी। तो दूसरा क्वेश्चन कि मलिक काफूर जो एक हिजड़ा दास था उसको वह अलाउद्दीन खिलजी को किस विजय के दौरान प्राप्त हुआ था? तो गुजरात विजय के दौरान। ठीक है जी। उसके बाद किस युद्ध में अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था? तो रणथंबोर विजय में गया था साथ। ठीक है जी, हमने पढ़ा है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट स्लाइड देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान।
तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान की बात करें तो अब अलाउद्दीन खिलजी का एक सबसे महत्वपूर्ण जो सैन्य अभियान है वो 1303 का है। तो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को विजय किया, चित्तौड़ पर उसने चढ़ाई की और उसको जीत लिया और उसका नाम रखा खिरजाबाद। और ये किस पर नाम है? तो ये उसके पुत्र खिरज खां के नाम पर, पुत्र खिरज खां के नाम पर। तो पुत्र खिरज खां के नाम पर उसने ये नाम रखा था खिरजाबाद। अब देखिए चित्तौड़ की बात की जाए तो चित्तौड़ का राजा रतन सिंह है और रानी पद्मिनी है। तो इनके बीच में क्यों किया, देखिए इसके कई लोग, इसके इतिहासकारों में मतभेद हैं यहाँ पर कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर क्यों चढ़ाई की, क्यों उसे वो विजय किया। तो इस पर अलग अलग मत है। देखिए कुछ लोगों का मानना है कि भाई जो चित्तौड़ है वो एक चित्तौड़ के किले का सामरिक महत्व है, यानी वो सुरक्षा की दृष्टि से, सेना की दृष्टि से सामरिक महत्व, और उस किले को अलाउद्दीन खिलजी प्राप्त करना चाहता है, तो इसलिए उसने चढ़ाई की। ठीक है। और राजा रतन सिंह की मृत्यु हो गई इस युद्ध में और रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया। लेकिन दूसरी जो एक कहानी है पद्मावत, देखिए पद्मावत का जो लेखक है वो है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है पद्मावत। और कौन सी भाषा में लिखा है? तो ये अवधी भाषा में है। उसमें कहानी है कि जो राजा रतन सिंह है वो चित्तौड़ का राजा है और उसकी पत्नी यानी राजा की रानी, उसका नाम है पद्मिनी, और वो अनुपम सौंदर्य है उसके पास, यानी बहुत सुंदर है ये, और बहुत सुंदर है, और अलाउद्दीन खिलजी इसे प्राप्त करना चाहता है। तो इसीलिए रानी पद्मिनी के अनुपम सौंदर्य को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह और चित्तौड़ पर चढ़ाई की। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने, जैसे चित्तौड़ है, ये कहा जाता है कि चित्तौड़ का किला है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसके चारों तरफ घेरा डाल लिया, ऐसे चारों तरफ घेरा डाल लिया। और अलाउद्दीन खिलजी ने ये मैसेज भेजा कि वो केवल एक बार रानी पद्मिनी को देखना चाहता है। ये मैसेज जो है ये राजा रतन सिंह तक पहुंचाया गया कि अगर वो एक बार झलक देख लेगा, रानी पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में उसने बहुत सुना है, अगर वो एक बार देख लेगा तो वापस चला जाएगा। राजा रतन सिंह ने उस बात को मान लिया और अलाउद्दीन खिलजी को दरबार में, महल में लाया गया और उसकी जो रानी पद्मिनी है उसकी एक झलक को एक शीशे के माध्यम से दिखाया गया। लेकिन उसे देखने के बाद तो अलाउद्दीन खिलजी और पागल हो गया और उसने रानी पद्मिनी को पाने की लालसा उसके मन में और हो गई, और उन्हें जब दिखाया गया तो वो उसके मन में और पाप आ गया। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को पाने की लालसा उसके मन में और जाग गई। तो राजा रतन सिंह और उसके कुछ सैनिक अलाउद्दीन खिलजी को किले के बाहर छोड़ने गए। उसी समय पर अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से राजा रतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया और ये कहलवा के मैसेज भेजा कि अगर राजा रतन सिंह को जिंदा चाहते हो तो रानी पद्मिनी को हमारे हवाले करो, और ये मैसेज भिजवाया गया। तो रानी पद्मिनी ने ये मैसेज स्वीकार किया और उसने कहा कि मैं अलाउद्दीन खिलजी से मिलने आ रही हूँ। तो उसी समय पर 700 के लगभग पालकियाँ तैयार की गई और उन पालकियों में राजपूत योद्धाओं को बैठाया गया। तो राजपूत योद्धाओं को और भी ये खबर फैलवाई गई कि रानी पद्मिनी अकेले मिलने नहीं आएगी, उनके साथ में उनकी सहेलियां भी हैं, और वो पालकी द्वारा वहां पर पहुंचे। उन राजपूत योद्धाओं ने अटैक कर दिया और इस प्रकार उन्होंने राजा रतन सिंह को आज़ाद करा लिया और वो भागकर फिर अपनी सेना में, और उस समय कहते हैं कि इन 700 योद्धाओं में गोरा और बादल भी प्रमुख सेनापति थे, गोरा और बादल। फिर उनका पीछा करते हुए अलाउद्दीन की सेना भी वहीं यानी चित्तौड़ पहुंच गई, और लेकिन राजपूत योद्धाओं ने कुछ दिन तक मुकाबला किया, लेकिन वो ज़्यादा समय तक उसको कंटिन्यू नहीं रख सके उस संघर्ष को। उसके बाद बच्चों
बाद में ये कहा जाता है, ये सब कहानी जो है रानी पद्मावत के अनुसार है, और बाद में ये कहा जाता है कि चित्तौड़ के पास ही एक मालवा राज्य था। जैसे ये चित्तौड़ है तो उसके पास ही कोई मालवा राज्य था, और मालवा का राजा था देवगुप्त। देवगुप्त, और ये क्या है? चित्तौड़। और चित्तौड़ का राजा कौन है? चित्तौड़ का राजा का नाम है रतन सिंह। तो फिर एक बार रतन सिंह ने मालवा के राजा देवगुप्त पर चढ़ाई की। ये कहा जाता है इस चढ़ाई का और आक्रमण का कारण था कि जब रतन सिंह वहाँ चित्तौड़ में नहीं था तो उस समय मालवा के देवगुप्त राजा ने रानी पद्मिनी को पाने की प्रयास किया था और उससे अभद्रता की थी। तो फिर राजा रतन सिंह ने उस पर अटैक किया, लेकिन दोनों इसमें, राजा रतन सिंह भी और देवगुप्त भी, दोनों इस युद्ध में मारे गए। तो ये कहानी है मलिक मोहम्मद जायसी के उपन्यास पद्मावत की। ठीक है जी। तो बताइए क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, चित्तौड़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम रखा था तो अपने बेटे के नाम पर खिर्ज खां। ठीक है जी। पद्मावत किसकी पुस्तक है? तो किसका ग्रंथ है? तो मलिक मोहम्मद जायसी का। ठीक है जी। उसके बाद बच्चों अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर को विजय किया, और जालोर के जो शासक था वो 1304 की बात है, और उसके शासक का नाम था कान्हा देव। ठीक है। और बाद में जालोर को उसने क्योंकि 2 बार जीतना पड़ा, एक बार 1304 में, और फिर क्योंकि वो दोबारा से उसने सर उठाया था तो उसको 1311 में जीतना पड़ा। और ये कहते हैं कि जालोर विजय उसकी अंतिम उत्तर भारत की विजय थी। यानी क्वेश्चन आएगा उत्तर भारत की अंतिम विजय कौन सी थी? यानी अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत की अंतिम विजय कौन सी थी? तो जालोर की विजय। तो जालोर की विजय उसकी अंतिम विजय थी। उसके बाद वो दक्षिण भारत को जीतने में व्यस्त हो गया, यानी उसने दक्षिण भारत में अपना पूरा ध्यान देगा वो। देखिए मालवा की विजय, ये मालवा लिखा हुआ बच्चों 1305 की बात है। तो मालवा के जो शासक का नाम था वो है महलक देव, और उसके सेनापति का नाम है हरनंद कोका प्रधान। तो इस विजय को भी 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने किया। ठीक है। ठीक है। तो ये जो मालवा है, मालवे के, अब देखिए दोबारा पढ़ लेते हैं हम इसको पूरा। हमने क्या लिखा? चित्तौड़ को जितने खिरजाबाद रखा। ठीक है। ये पद्मावती मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है, उसका हमने सुना। तो इसके बाद फिर मैंने बताया कि जालोर विजय की, और वहाँ के राजा का नाम क्या है? कान्हा देव। और कान्हा प्रबंधक के नाम की एक पुस्तक है जो कि कान्हा देव पर ही लिखी हुई है। कहाँ का राजा है वो? जालोर का। तो इस पे कान्हा देव के पुत्र और अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा का प्रेम संबंध युद्ध का प्रमुख कारण था। ये देखिए कि पुस्तक है कान्हा प्रबंध। उस कान्हा प्रबंध में ये उल्लेखित है कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया था, उस आक्रमण का प्रमुख कारण था कान्हा देव के पुत्र बिरमदेव। कान्हा देव के पुत्र बिरमदेव और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा का प्रेम संबंध, यानी उसके पुत्र का नाम क्या था? बिरमदेव। ठीक है। यानी कान्हा देव के पुत्र का नाम था बिरमदेव और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री का नाम था फिरोजा, और इनका आपस में संबंध था, प्रेम संबंध। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। देखिए अलाउद्दीन का दक्षिण विजय अभियान। तो अलाउद्दीन ने दक्षिण विजय अभियान छेड़ा, और उसमें तो सबसे पहले उसने 1307 और 8 में देवगिरी पर अटैक किया। तो जो देवगिरी है, तो देवगिरी कहाँ पर है? तो वो महाराष्ट्र में है। तो ये देवगिरी के राजा का नाम है रामचंद्र यादव, और उसके बेटा शंकर देव। झात्यापाली का विवाह हो चुका है पहले ही, किससे? अलाउद्दीन से। अब उस पर अटैक करने का कारण क्या था? देखिए अटैक अलाउद्दीन खिलजी ने जो सबसे पहला अटैक देवगिरी पर किया, उसके पीछे कारण थे। देखिए एक तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया कि जो देवगिरी का राजा रामचंद्र है उसने अधीनता स्वीकार कर ली थी जब अलाउद्दीन ने उस पर अटैक किया था, भिलसा के अटैक के समय पर, यानी सुल्तान बनने से पहले। तो अधिकार स्वीकार कर लेता, लेकिन इसने अब टैक्स देना बंद कर दिया था। टैक्स नहीं भेज रहे थे अब ये, यानी अब इन्होंने दिल्ली को टैक्स भेजना बंद कर दिया था। उसके बाद दूसरा कारण था कि जो रामचंद्र है, यानी दूसरा कारण था गुजरात के राजा करण सिंह। देखिए कि जो गुजरात का राजा करण सिंह है उस पर भी अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था। तो जो करण सिंह और उसकी पुत्री देवल रानी दोनों भागकर रामचंद्र के यहाँ पर यानी देवगिरी में दोनों ने शरण ले ली थी। यानी
कहने का मतलब ये है कि अलाउद्दीन खिलजी ने करण सिंह और देवल रानी को डिफीट किया और वो दोनों तो वो करण सिंह को हराया। करण सिंह की पत्नी कमला देवी, करण सिंह की पत्नी कमला रानी का विवाह उसने अपने साथ कर लिया, यानी उसको दिल्ली में रखने लगा। लेकिन जो करण सिंह और उसकी बेटी देवल रानी है, उन दोनों ने भागकर पड़ोसी राज्य देवगिरी में शरण ले ली। तो करण सिंह गुजरात के राजा करण सिंह व देवल रानी को शरण देने का कार्य रामचंद्र ने किया था और इसलिए अलाउद्दीन खिलजी उससे देने का कार्य उसने किया था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी उससे नाराज था। उसे लगता था कि भाई गलत काम किया उसने मेरे शत्रु को क्यों अपने यहाँ शरण दिया। और तीसरी कारण यह भी था कि जो देखिए करण सिंह और देवल रानी दोनों भागकर कहाँ चले गए, देवगिरी में चले गए, जो कि उसका पड़ोसी राज्य है। और जो कमला देवी है, वो कमला देवी कहाँ रहने लगी, वो रहने लगी दिल्ली में, यानी उसे हरम में भेज दिया गया अलाउद्दीन खिलजी ने। ये ठीक है। तो अब कमला देवी जो दिल्ली में रहती है, उसने मांग की कि भाई मेरी बेटी मेरे पास होनी चाहिए, यानी देवल रानी दिल्ली में ही होनी चाहिए। तो इसलिए भी उसने अलाउद्दीन खिलजी को प्रेरित किया कि आप देवगिरी पर अटैक करो और मेरी बेटी देवल रानी को यहाँ पर लेकर आओ। फिर उस पर अटैक किया गया, तो रामचंद्र पर अटैक हुआ और दोनों, यानी उसका बेटा रामचंद्र का बेटे का नाम है शंकरदेव, दोनों में युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ, लेकिन अंतिम रूप से रामचंद्र को हार मिली। और फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बताइए रामचंद्र को हराने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसे किस उपाधि से नवाजा था। तो देखिए राय रैयन की उपाधि दी थी और उसे रायरन की उपाधि दी और गुजरात में एक नवसारी जागीर दी, नवसारी की जागीर। तो क्वेश्चन दो आते हैं कि रामचंद्र को हारने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने उसे कौन सी उपाधि से नवाजा। तो उसका आंसर है एक तो राय रैयन की उपाधि से नवाजा और दूसरा नवसारी की जागीर दी। और उसके बाद में रामचंद्र हमेशा के लिए अलाउद्दीन खिलजी का भक्त हो गया और उसकी सहायता, हमेशा उसने उसकी सहायता की, ठीक है, मित्र हो गया और हमेशा उसने अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में उसने सहायता पहुंचाई, ठीक है। देखिए क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान में उसका सेनापति कौन था जी। तो यह है मलिक काफूर, 1000 दिनारी। हाँ, ये वही सेनापति जिसे गुजरात विजय के दौरान 1000 दिनार देकर खरीदा गया था, तो वही मलिक काफूर है। और ये एक हिजड़ा हिंदू दास है, तो इसी को काम सौंपा गया दक्षिण भारत को विजय करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए अलाउद्दीन खिलजी के समय में दक्षिण विजय का कार्य किसे मिला था, किसको बागडोर मिली थी। तो मलिक काफूर को। फिर मलिक काफूर ने दूसरा जो विजय अभियान है वो किया तेलंगाना पर। देखिए कि तेलंगाना में काकतीय वंश का शासन है, उनकी राजधानी वारंगल है, यानी तेलंगाना में काकतीय वंश के राजा और वारंगल राजधानी में शासन करते हैं। और उस समय पर इसके राजा का नाम है राजा प्रताप रुद्र देव सेकंड। तो उसको हराया गया, मलिक काफूर ने उस पर अटैक किया, उसको हराया और उस समय पर राजा रुद्र प्रताप देव सेकंड ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को भेंट किया और मलिक काफूर ने उसको दिल्ली लेकर आया और वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कोहिनूर हीरा इस प्रकार आ गया, ठीक है जी। उसके बाद बच्चों दूसरी जो चढ़ाई है, यानी दूसरा जो आक्रमण है अलाउद्दीन खिलजी ने, वो मलिक काफूर ने तो वो किया द्वार समुद्र पे। जो द्वार समुद्र है, तो वहाँ के जो राजा है, द्वार समुद्र के जो राजा है, द्वार समुद्र के जो शासक है, द्वार समुद्र के शासक है होयसल शासक। द्वार समुद्र में होयसल शासक शासन कर रहे हैं, उनकी कैपिटल का नाम है द्वार समुद्र और शासक है वीर बल्लाल थर्ड। यानी जब अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने होयसल शासकों पर द्वार समुद्र पर चढ़ाई की, उन पर आक्रमण किया, उस समय वहां का शासक कौन था, वीर बल्लाल थर्ड था, ठीक है। उसके बाद अंतिम जो उसने अपना विजय किया वो है पांड्य राजाओं पर। देखिए जो पांड्य राजा है वो मदुरा में शासन करते हैं, उनकी राजधानी है मदुरा। और ये वो समय है जब दो भाइयों में आपस में संघर्ष चल रहा है, ये उत्तराधिकार के लिए लड़ रहे हैं। कौन से? उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चल रहा है दोनों भाइयों में। तो वो कौन कौन से भाई हैं? वीर पांड्य और सुंदर पांड्य। यानी जो पांड्य राजा, जब अलाउद्दीन खिलजी ने पांड्य राजाओं पर चढ़ाई की तो उस समय पर दक्षिण भारत में पांड्य वंश के कौन से दो शासक शासन कर रहे थे? तो वो है वीर पांड्य और सुंदर पांड्य, ठीक है जी। ये चढ़ाई 1311 में हुई थी,
ये जो विजय, और उसने इस तरह, तो इस स्लाइड पर हमने क्या देखा? इस स्लाइड पर हमने देखा कि मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत का विजय का अभियान दिया, सौंपा। उसने देवगिरी को हराया, उसने तेलंगाना को हराया जहाँ के काकतीय वंश के राजा है, उसने द्वार समुद्र को हराया जहाँ पर होयसल शासक शासन करते हैं, उसने पांड्य राजाओं को हराया और मदुरा का भी जीत लिया। यानी आपने देखा कि अलाउद्दीन मलिक काफूर ने एक के बाद एक 4 अटैक किए हैं और चारों में वो विजयी प्राप्त रहा और उस साम्राज्य को उसने दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य में मिलाया। और इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी का जो साम्राज्य था वो सभी सुल्तानों में सबसे ज़्यादा विस्तृत और सबसे ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, उसके बाद बच्चों अलाउद्दीन खिलजी की हम मृत्यु के बारे में पढ़ेंगे। तो मृत्यु क्या हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी की, एक बड़ा साम्राज्य का स्वामी था वो, और उसकी मृत्यु हुई थी जलोदर से, यानी लीवर की बीमारी से, पेट में पानी भर गया था। ठीक है, और बाद में उसे कहा जाता है कि उसे कोढ़ भी हो गया था, कुष्ठ रोग, त्वचा का कुष्ठ रोग हो गया था, और 1316 में उसका मृत्यु हो गई। अब देखिए बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय के प्रमुख विद्वानों की। तो विद्वान है, देखिए विद्वान है अमीर हसन दहलवी, इन्हें भारत के सीधी कहा जाता है। यानी अब अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में कि भाई अमीर हसन दहलवी किसके दरबार में था, तो अमीर हसन दहलवी था अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। उसका दरबारी कवि था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में तो हम काफ़ी अच्छे तरह से पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, अमीर खुसरो भी उसका दरबारी था। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों अलाउद्दीन के सैनिक सुधार, क्योंकि देखिए अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधार यानी उसने सेना में सुधार किए कुछ, और वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने लगा। कैसा? देखिए अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी नीति का पोषक था। उसकी अभिलाषा थी, उसकी आकांक्षा थी कि उसका एक बड़ा साम्राज्य होना चाहिए, और उसी साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए उसे बड़ी सेना रखनी थी, और बड़ी सेना रखने के लिए उसके पास उसकी राज्य की आमदनी अच्छी होना जरूरी था, और यानी उसका राजकोष में पैसा होना जरूरी था, तभी तो वो बड़ी सेना रख सकता है। ठीक है, तो इसलिए उसने क्या किया, उसने बड़ी सेना बनाने के लिए तो उसमें सेना में सुधार किए गए, और सेना में सुधार में उसने सबसे पहले स्थायी सेना रखा। स्थायी सेना रखा उसने, यानी उसने स्थायी सेना के गठन किया। इससे पहले क्या होता था, जो सुल्तान होते थे, इससे पहले जो सुल्तान होते थे अलाउद्दीन से पहले, उन सुल्तानों के पास में इक्तादारों की सेनाएं होती थी। इक्तादारों की सेनाएं, जो समय युद्ध के समय आने पर इक्तादार अपनी सेना लेकर आते थे और वो राजा को सैनिक सहायता पहुंचाते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इस बात को जानता था कि जब तक कोई उसके पास में स्थायी सेना, केंद्रीय सेना नहीं होगी तो उसे वो इतने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना नहीं कर सकता, और जो उसकी महत्वाकांक्षा है वो रखी की रखी रह जाएगी। तो इसलिए उसने एक बड़ी सेना का गठन किया, उसने स्थायी सेना रखी। ये एग्जाम में बहुत बार बार क्वेश्चन आता है कि बताइए स्थायी सेना का गठन किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अब सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। देखिए इससे पहले क्या होता था बच्चों, इससे पहले ये होता था कि जो सेना होती थी, सेना को नगद में वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि सेना को भूमि मिलती थी। सैन्य सेवा के बदले में सेना को नगद वेतन नहीं दिया जाता था, उनको सैलरी नहीं मिलती थी, उनको मिलती थी भूमि। और भूमि मिलने से, जो भूमि से राजस्व आता था, उसी राजस्व से सेना अपनी आजीविका चलाती थी। लेकिन इसका दुष्परिणाम ये था कि भूमि मिलने से सेना में पावर आ जाती थी, और वो अपने आप को स्वामी मानने लगते थे, और उन्हें प्रशासनिक अधिकार भी वो उस भूमि के क्षेत्र के वो प्रशासनिक अधिकारी भी होते थे। और इस तरीके से वो धीरे धीरे अपना विस्तार करते थे। और यदि सुल्तान कमज़ोर होता था तो ये जो इक्तादार है, ये उस सुल्तान के खिलाफ ही षड्यंत्र रचते थे और उसे कई बार उसके खिलाफ विद्रोह करते थे। और इसी को ध्यान में रखते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि भाई ज़मीन तो नहीं दूंगा, नगद वेतन दूंगा। क्यों? नगद वेतन लोगे तो तुम्हारे में वो जो राजा वाली फीलिंग है, शासक वाली फीलिंग है, वो भावना तुम्हारे अंदर पनपेगी ही नहीं। तो तुम्हें मैं नगद वेतन दूंगा, काम करो सेना में और नगद वेतन पाओ। ठीक है जी। दूसरा, सेना का हुलिया रखने लगा। यानी वहाँ उसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना है कि उससे पहले कोई सैनिक की हुलिया नहीं रखता था। यानी उसने उस समय पर हुलिया रखना शुरू किया, यानी उनकी पहचान रखनी शुरू की।
घोड़े दागने की प्रथा चलाई। देखिए घोड़ों पर एक मोहर लगा दी जाती थी जिससे कि ये पता लगता था कि वो सरकारी घोड़ा है, और इस तरीके से उसने सेना में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया। होता क्या था कि पहले एक ही घोड़े से कई कई लोग वेतन पा लेते थे, यानी एक सैनिक आया और वो उस घोड़े को लेकर आ गया और अपनी सैलरी ले गया, फिर दूसरा सैनिक भी उसी घोड़े को पकड़कर लाया और उसी के आधार पर उसने भी अपनी सैलरी प्राप्त कर ली। और घोड़ा एक ही होता था, यानी स्थिति जब युद्ध के समय में पोल खुलती थी तो घोड़ों की संख्या कम थी और वेतन पाने वाले, उस घोड़े पर वेतन पाने वाले सैनिक ज़्यादा होते थे। तो इस तरह से इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े को दागने की प्रथा शुरू कर दी। उसने सैनिकों को प्रशिक्षण और अनुशासन पर ध्यान दिया, यानी ट्रेनिंग पर ध्यान दिया। इस प्रकार क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बताइए वो कौन सा सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी थी, सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया और सेना का हुलिया रखना शुरू किया और घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई? तो उसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर व्यवस्था प्रारंभ की। देखिए अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि अगर पब्लिक के बारे में जानना हो और देश में मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है उसके बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी हो तो उसके लिए गुप्तचर विभाग होना चाहिए। तो इसलिए उसने एक गुप्तचर विभाग बनाया और उसके वरीद मामलिक उसका अध्यक्ष बनाया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष कौन था, तो वरीद मामलिक याद कर जाओ आप इस बात को। ठीक है, ये वरीद मामलिक क्या करता था? ये वरीद और मुन्ही जैसे अधिकारियों की सहायता से काम करता था। यानी वरीद और मुन्ही उस समय क्या थे? ये गुप्तचर थे। वरीद और मुन्ही लोगों के बीच जाते थे और षड्यंत्र के बारे में न्यूज लेकर आते थे। ये इन्फॉर्मर थे राजा के, यानी उस समय के सुल्तान के इन्फॉर्मर थे। ठीक है, और अध्यक्ष कौन था गुप्तचर व्यवस्था का? तो वो था वरीद मामलिक। तो अब देखिए क्वेश्चन उठता है कि क्या अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय पर कोई सामाजिक सुधार भी किए? हाँ जी, इसने किए। इसने शराब पीने पर पाबंदी लगा दी, जुआ खेलने पर पाबंदी लगवा दी और बहुत सारे ऐसे सामाजिक सुधार के कार्य भी किए। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ते हैं। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के भूमि सुधार, तो अलाउद्दीन खिलजी के भूमि सुधार में हम पढ़ रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी नीति का पोषक था। उसकी इच्छाएं थी, उसकी महत्वाकांक्षा थी कि उसका एक बड़ा साम्राज्य होना चाहिए और उसी बड़े साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए उसे एक विशाल सेना को रखना था। और बड़ी सेना वो जानता था कि बड़ी सेना मैं तभी रख पाऊंगा जब मेरे पास में आर्थिक संसाधन होंगे, और जब आर्थिक संसाधन कहाँ से प्राप्त हो? तो वो जानता था कि मुझे अपनी राज्य इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। और राज्य इनकम बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसका प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व, रेवेन्यू, और इस रेवेन्यू को प्राप्त करने के लिए उसने अब कुछ भूमि सुधार किए, तो जिससे कि सभी प्रकार से उसका किसी भी प्रकार से उसका रेवेन्यू बढ़े। तो अब देखिए भू सुधार को, राजस्व सुधार के उद्देश्य क्या थे? तो देखिए उद्देश्य है भाई वो उसने भूमि सुधार लागू क्यों किया? तो भूमि सुधार लागू करने का उसका पहला उद्देश्य है राज्य के आय में वृद्धि, यानी वो अपनी सरकारी इनकम को बढ़ाना चाहता है। तो अपनी इनकम को बढ़ाना चाहता है। ठीक है, मध्यस्थ भूमिपति का दमन, यानी जो होता क्या था कि किसान था, किसान में एक भूमिपति था, बीच में भूमिपति है, जमींदार बोल दो उनको, भूमिपति वर्ग था, और ये था सुल्तान। तो जो भूमिपति लोग थे तो उसके एक ये थी कि भाई मेरी इनकम बढ़नी चाहिए, एक तो सरकारी इनकम बढ़नी चाहिए, तभी तो राजस्व सुधार किया उसने। और दूसरा जो भूमिपति जो बिचौलिया है बीच में, किसान के और सुल्तान के बीच में बिचौलिया है, इनको कमजोर करना है उसको। क्यों? क्योंकि जब इन लोगों को प्राप्त होता है, ये इनका काम क्या होता था? इन भूमिपतियों का काम ये होता था कि ये किसान से टैक्स वसूलते थे, और उसमें से अब ये भूमिपति कौन थे, किस किस नाम से जाना जाता था इनको? तो इनको जाना जाता था खुत, चौधरी और मुकद्दम। खुद चौधरी और मुकद्दम के नाम से ये भूमिपति बिचौलिया वर्ग जो मौजूद था उसको जाना जाता था। इनका काम होता था भूमिपतियों का कि किसान से टैक्स वसूले और अपने हिस्से का अपने पास रख ले और बाकी जो है सुल्तान के पास जमा करा दे। लेकिन भूमिपति जो अपने पास रखते थे, जो अपना हिस्सा रखते थे, अपना हिस्सा निकाल कर फिर बाकी बचा सुल्तान के पास जमा कराने के लिए, तो जो भूमिपति अपना हिस्सा रखते थे वो उस हिस्से को बोलते थे किस्मत ए खूती, हकूक ए खूती। किस्मत ए खूती उसको बोलते थे, जैसे मैंने लिखा होगा इसमें,
तो वो जो हम करते थे उसको बोलते थे किस्मत एक खूती, किस्मत एक खूती यानी खूती, और हकूक एक खूती, हकूक एक खूती। तो ये वो था जो टैक्स में से जमींदार का हिस्सा होता था, ठीक है। देखिए, और इनको एक और विशेष अधिकार प्राप्त था भूमिपति वर्ग को। इनको ये अधिकार भी था कि इन्हें अपनी जमीन पर टैक्स नहीं देना पड़ता था। जो इनके पास जमीन होती थी उस पर राज्य को टैक्स नहीं देना पड़ता था। और दूसरा काम होता था इनका कि किसान से टैक्स लेना है, अपना हिस्सा अपने पास रखना है, जो अपना हिस्सा अपने पास रखा उसे किस्मत खूती, हकूक खूती। और जो सरकार का पार्ट है, जो सरकार का हिस्सा बनता है, उसका अंश को वो सुल्तान के पास जमा कराते थे। तो देखा, अनुदान की भूमि जो पूर्व सुल्तानों द्वारा दान दी गई थी, ठीक है, करते थे। अब देखिए, अब प्रश्न उठता है कि क्या क्या सुधार किए गए। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जो सबसे पहले सुधार किया वो अनुदान की भूमि जो पूर्व सुल्तानों के द्वारा दान दी गई थी, मिल्क, इनाम और वक्फ को जब्त कर लिया गया और उसकी राजकीय आय में वृद्धि हुई। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया। अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसी जमीनें जो उससे पहले के सुल्तानों ने किसी भी तरह से इनाम के रूप में, किसी इनाम के रूप में या पुरस्कार के रूप में दान दे रखी थी, और या जो जिन्हें टैक्स से एग्जेम्प्ट थी, ऐसी ज़मीनों को अलाउद्दीन खिलजी ने जब्त कर लिया और उन पर टैक्स लगा दिया। उस तरह से उसने अपनी खालसा भूमि में वृद्धि की। अब ऐसी ज़मीनों को दोबारा से प्राप्त करने से क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी के राजकोष में वृद्धि हुई, उसकी राजकीय आय बढ़ी। यानी इनाम में किसी के बाद भी, जैसे इनाम में मंदिरों के पास ज़मीन थी या और दूसरी संस्थाओं के पास ज़मीन थी, तो उन ज़मीनों को और कुछ शिक्षण संस्थानों के पास ज़मीन थी, ऐसी सभी ज़मीनों को अलाउद्दीन खिलजी ने जब्त कर लिया और जब्त करके इस प्रकार उसने अपनी राज की आय में वृद्धि करी। ठीक है, दूसरा क्या स्टेप लिया उसने सुधार में? दूसरा स्टेप उसने ये लिया कि उसने भूमि का मापन कराया, यानी ज़मीन को नपवाया, और उसे बोलते थे मसाहत पद्धति। मसाहत पद्धति यानी ज़मीन को नापकर उस पर टैक्स लगाना, जमीन को नापकर उस पर टैक्स लगाना, और उसको क्या कहा जाता था उस समय पर? मसाहत पद्धति। यानी मसाहत पद्धति के द्वारा उसने जमीन को मापन कराया। अब जमीन को जो मापन कराया, कैसे कराया? देखो, भूमि की पैमाइश कराकर भू राजस्व निर्धारित किया। यानी जमीन को ऐसे ही नहीं टैक्स लगा देना, टैक्स में पहले जमीन को नपवाया जाएगा और नपवाने के बाद में उस जमीन पर टैक्स का निर्धारण होगा, रेवेन्यू का, राजस्व का निर्धारण किया। और उसी के तहत उसने, देखिए, भूमि मापन की जो सबसे आधार था उस समय बिस्वा था। जैसे आज बीघा होता है, तो उस बीघे का 1/20वां भाग, बीघे का 1/20वां भाग बिस्वा होता था। बिस्वा यानी बिस्वे में जमीन नपी उस समय पर। ठीक है, और फिर उस पर उसकी भूमि की पैमाइश, पैमाइश का मतलब नापना, और फिर उस पर राजस्व निर्धारित किया गया, और इस पद्धति को कहा गया मसाहत पद्धति। ठीक है, भूमि का नाप कराया उसने, माप कराई उसकी। फिर भू राजस्व निर्धारित कैसे किया? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो भू राजस्व है वो एक बड़ी ऊंची दर है। जैसे भू राजस्व उपज का 50% था, यानी किसान जितना उसकी उपज होगी उसका 50% वो अपने पास रखेगा और 50% वो राज्य के आय में यानी सरकार को जमा करेगा। यानी 50% टैक्स था उस समय पर। मुझे लगता है बहुत बड़ी दर है, आधे जमा कर लेगी गवर्नमेंट। और आवास कर और चराई कर भी लगाया गया। यानी उसने आवास कर और चराई कर, ये क्वेश्चन पूछे जाए अगर एग्जाम में कि बताओ अलाउद्दीन खिलजी ने आवास कर और चर कर लगाया था क्या? हाँ जी, आवास कर और चराई कर भी उसने लगाया था। फिर खुम्मस, देखिए खुम्मस क्या होता था? खुम्मस होता था युद्ध के समय लूटा गया धन। युद्ध के समय लूटा गया धन, युद्ध के समय लूटा गया धन, जो युद्ध में लूट लेते थे राजा धन को, लूटा गया धन, तो उस धन में से बंटवारा होना था। कैसे बंटवारा होना था भाई? जो धन लूटा जाएगा युद्ध के समय में, राज्य उसका 80% रख लेगा। यानी 80% का मतलब होता है 4/5। 4/5 तो रख लेगा राज्य, यानी राजा, राज्य में जमा होगा, राज्य के राजकोष में जमा होगा, यानी खजाने में जमा होगा। और जो सैनिक रखेगा ना, वो 1/5 यानी 20% रखेगा सैनिक। तो ये खुम्मस को इस प्रकार से बांटा जाता था। देखिए इस स्लाइड पे हमने कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि सुधार क्यों किए?
तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि सुधार किए अपनी साम्राज्यवादी नीति के लिए। तो भूमि सुधार से क्या हुआ, क्योंकि भूमि साम्राज्यवादी नीति के लिए, क्योंकि उसको रखनी थी, एक बड़ी विस्तार करना था अपने राज्य का, और विस्तार करने के लिए साम्राज्यवादी नीति के लिए उसे बड़ी सेना की जरूरत थी, और सेना के लिए उसे धन की जरूरत थी, और धन था सरकारी राजकोष में कम, और उस धन को बढ़ाने के लिए उसने फिर भू राजस्व सुधार लागू किए। और उसमें भू राजस्व सुधार का उद्देश्य क्या था, तो देखो उद्देश्य दो है, मैंने वहाँ लिखे हुए हैं। तो राज्य के आय में वृद्धि करना, और दूसरा बिचौलियों का, जो जमींदारी वर्ग है, जो मध्यस्थ है, जिनको चौधरी, खुत और मुकद्दम कहते हैं, उनका बीच में से हटाना, और सरकार और कृषक से सीधा संबंध स्थापित करना। तो सीधा संबंध स्थापित करना ये उसका कार्य था। लेकिन सीधा संबंध कृषक से स्थापित हो, लेकिन कृषक फिर भी दुखी रहा। क्यों दुखी रहा, क्योंकि दर की देखिए, दर कितनी हाई है, वो 50% दर है। तो ये बताओ कि जब किसान से सीधा संबंध तो हो गया स्थापित, किसान और ये सुल्तान, लेकिन दर ही इतनी जबरदस्त थी कि किसान का तो फिर भी पिसाई होनी है, 50% है जी। बीच में जो बिचौलिया है उनको क्या बोलते थे, यानी भूमिपति वर्ग को, जो मध्यस्थ मतलब बिचौलिया बीच के, उनको बोलते थे खुद चौधरी मुकद्दम। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें फिर उसने सुधार के क्या क्या स्टेप शुरू किए। तो स्टेप देखिए, पहला स्टेप ये है, उसने जो अनुदान की भूमि थी उसको जब्त कर लिया। जितनी भी भूमि इनाम की, चाहे वो इनाम हो या मिल्क हो या फिर वक्फ हो, उनको उसने जब्त कर लिया और उन पर टैक्स इम्पोज कर दिया, टैक्स लगा दिया उन पर। सबसे पहला तो उसने ये किया। दूसरा इसने किया कि भूमि की नपाई कराई, यानी माप कराई उसकी, और माप कर उस पर टैक्स लगाया, ठीक है। तीसरा, उसने भू राजस्व निर्धारण कर दिया। उसने कहा 50% लूंगा, पूरा 50% लूंगा, ठीक है। और जो 50% टैक्स लगा दिया, और आवास और गृह कर भी उसने लगा दिए। खुम्मस यानी लूट के धन में से उसने कहा कि भाई 80% राज्य के कोष में जमा होगा और 20% सेना पर खर्च होगा। तो इस तरीके से उसने निर्धारित किया। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ते हैं बच्चों। देखिए इस नेक्स्ट स्लाइड पे जो हमने पढ़ लिया वही है। देखिए मध्यस्थ भूमिपति जैसे खुद चौधरी मुकद्दम मौजूद थे, यानी बिचौलिया थे किसान के। ये कौन थे, ये किसान, मध्यस्थ मतलब बिचौलिया, जमींदार या फिर सुल्तान, उससे ऊपर सुल्तान। तो इनका काम होता था टैक्स को वसूलना, यानी इनका काम होता था किसान से टैक्स वसूलना, उसमें से अपना हिस्सा अपने पास रखना, और जो बाकी बचा हुआ वो सुल्तान को जमा कराना। ये इनका काम था। यानी बिचौलियों का काम क्या था कि ये बीच में होते थे, ये किसान से टैक्स वसूलते थे, वसूलने के बाद अपना हिस्सा अपने पास रख लिया, बाकी जो बच गया वो सुल्तान को जमा करा दिया। ये उनका काम था। तो उन बिचौलियों को कहते क्या थे, ये तो हमने पिछले भी पढ़ाया और मैंने अब भी बता रहा हूं, खुद चौधरी मुकद्दम कहते थे, खुद चौधरी मुकद्दम, ठीक है। ये किसानों से कर वसूलते थे तथा उसके राजकोष में जमा कराते थे। बदले में किस्मत एक खूती और हकूक खूती के रूप में अपनी सेवा कर लेते थे। यानी देखिए जो ये खुद चौधरी मुकद्दम थे, ये किसानों से टैक्स वसूलते थे, उसमें से अपना हिस्सा रखते थे, अपनी मेहनत कि भाई हम बीच में हैं, हम जमा करने का काम करते हैं, हम वसूलने का काम करते हैं, तो उसके रूप में ना सेवा कर लेते थे। उसको बोलते थे किस्मत खूती और हकूक खूती, ये कहा जाता था उस समय पर। और इनका नाम था, जो मध्यस्थ बिचौलिया थे, जमींदार टाइप के थे, उनको बोलते थे, यानी भूमिपति थे जो बीच के, उनको कहा जाता था उस समय पर खुद चौधरी मुकद्दम, ठीक है। इनको एक प्रिविलेज ये मिला हुआ था बीच में मध्यस्थों को कि इन्हें अपनी जमीन पर भूमि कर नहीं देना पड़ता था। देखिए दो फायदे थे। एक तो इन्हें बीच में थे, किसानों से वसूला, अपने पास रखा अपना हिस्सा, अपने यानी अपनी किस्मतें हुकी खतूती और किस्मतें और हकूक खूती अपने पास रखी, बाकी बचा सुल्तान को जमा कर दिया। और साथ में जो इनके पास अपनी जमीन है उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये क्या हुआ, अमीर होते चले गए, धनी होते चले गए। देखो धनी होते चले गए और सुल्तान के खिलाफ ही षड्यंत्र रचने लगे, और सुल्तान के खिलाफ ही ये षड्यंत्र रचने लगे। तो इसलिए ऐसा सुल्तान ने इनको बीच में से हटाकर इनका कमजोर करना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है जी। तो उसने कर वसूलने के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था दीवाने मुस्तखराज। देखो कैसे लिखा, पृथक विभाग की स्थापना। कर वसूलने के लिए एक पृथक विभाग बनाया गया जिसका नाम था मुस्तखराज। अब क्वेश्चन आएगा पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है भाई, दीवाने मुस्तखराज नाम का विभाग किसने बनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ये टैक्स रिकवरी ऑफिसर होते थे उस समय के। क्या थे ये उस समय के, बोलो? टैक्स रिकवरी ऑफिसर।
टैक्स रिकवरी ऑफिसर थे उस समय के, ठीक है। इनका काम था टैक्स को वसूलना, ठीक है। और इनके लिए अब ये दीवाने मुस्तखराज नाम का विभाग है। अब उसमें कुछ अधिकारी होंगे, जैसे आमिल नाम का अधिकारी होता था, मुशरिफ नाम का अधिकारी होता था, नवीसिंदा नाम का अधिकारी होता था। तो ये क्वेश्चन आएगा, आमिल, मुशरिफ और नवीसिंदा जैसे अधिकारी किस लिए नियुक्त थे? तो ये टैक्स को वसूलने के लिए नियुक्त थे और डिपार्टमेंट का नाम था दीवाने रियासत। दीवाने रियासत, तो ये दीवाने रियासत नाम का विभाग था। तो ठीक है, हमने इस पर पढ़ा कि भाई बीच में जो मध्यस्थ होते थे उनको कहते थे खुद, चौधरी और मुकद्दम, और वो जो अपना हिस्सा, मध्यस्थ अपना हिस्सा अपने पास रखकर बाकी को जमा कराते थे सुल्तान के राजकोष में, तो कराते थे। और उनको अपनी ज़मीन पर उनको एक विशेष अधिकार प्राप्त था कि उन्हें अपनी ज़मीन पर टैक्स नहीं देना होता था, क्योंकि वो भूमि कर नहीं देना पड़ता था, इसलिए वो बहुत अमीर हो गए थे और वो सुल्तान के खिलाफ ही षड्यंत्र रचते थे। इसलिए सुल्तान उन्हें कमज़ोर करना चाहता था, इसलिए उसने भूमि सुधार किए और अपनी इनकम को बढ़ाना चाहता था, ठीक है। तो पृथक विभाग बताया उसने, इसके लिए एक दीवाने मुस्तखराज नाम का विभाग बनाया और उसमें आमिल, मुशरिफ और नवीशिंदा जैसे अधिकारी मौजूद थे। तो समझ गए होंगे आप सारी व्यवस्था को, ठीक है। अगला चैप्टर हम अगली नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं क्या है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी को उसकी सैनिक विजयों के से ज़्यादा उसकी बाजार नियंत्रण नीति के लिए याद किया जाता है। ये भारतीय सल्तनत काल में, दिल्ली सल्तनत काल में पहला ऐसा सुल्तान हुआ जिसके समय में कभी भी वस्तुओं के मूल्य नहीं बढ़े, यानी इसने लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। तो इस तरह से देखते हैं भाई, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के लिए उसे याद किया जाता है और ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अलाउद्दीन खिलजी का ये से पूछा जाना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति थी क्या भाई, क्यों उसने बाजार नियंत्रण नीति को शुरू किया? तो देखिए उद्देश्य, तो पहले यहाँ पे लिखा है उद्देश्य, सैनिक हितों से प्रेरित। बर्नी ये कहता है, बर्नी नाम का जो इतिहासकार है वो ये कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति सैनिक हितों से प्रेरित थी। तो देखिए कैसे, देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है साम्राज्यवादी है, विशाल सेना वो रखना चाहता है और विशाल सेना को वो, क्योंकि उसके खजाने में नगद वेतन देता है और क्योंकि उसके खजाने में अब इतना पैसा नहीं है कि वो सेना को ऐसे ही नगद वेतन देता रहे, अगर वो देता तो 5-7 साल में खजाना खाली होने के कगार पर आ गया था। तो उसने एक योजना बनाई कि क्यों ना मैं इस विशाल सेना को रखूं जो केंद्रीय सेना है, स्थायी सेना है, और उसे कम राजकोष पर बिना किसी बोझ के पड़े इसको मैं रख पाऊँ। तो इसलिए उसने क्या किया, उसने वस्तुओं के दाम निर्धारित कर दिए, मूल्य में वृद्धि नहीं हुई, यानी वस्तुओं के दाम क्या हुए, निर्धारित कर दिए गए। और इस तरह से वस्तुओं के दाम उस समय पर जब तक अलाउद्दीन खिलजी रहा, वस्तुओं के दाम नहीं बढ़े। और ये वस्तुओं के दाम ना बढ़ने से क्या हुआ, जो विशाल सेना है, वो जो बड़ी सेना है, वो जो सैनिक है, वो कम खर्चे पर ही, कम वेतन पाकर भी अपनी ज़रूरत की वस्तुएं आसानी से खरीद सकते थे और उनका आजीविका आसानी से चल जाती थी, क्योंकि उन्हें वेतन कम मिलता है सरकार की ओर से, लेकिन वस्तुओं के दाम भी, महंगाई नहीं बढ़ी है, तो इसलिए वो अपनी आजीविका की वस्तुएं आसानी से खरीद सकते थे। तो यही उसका उद्देश्य था। यानी अब बताइए, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का उद्देश्य क्या था? तो सैनिक हितों से प्रेरित, यानी वो लाभ चाहता था पहुंचाना किसको, सैनिकों को, क्योंकि उन्हें बड़ी सेना है, बड़ी सेना में नगद वेतन देता है लेकिन सैलरी कम है, तो कम खर्चे में ही, कम वेतन में ही वो अच्छा जीवन यापन कर पाए सैनिक, उन्हें वस्तुएं कम मूल्य पर प्राप्त हो जाए, यही अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य था। और ये कहता है बर्नी। एक मत और है, वो है अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो ये कहता है कि नहीं, वो तो आम प्रजा का कल्याण चाहता था, यानी वो पब्लिक का वेलफेयर चाहता था। अब हमारा मत क्या हो सकता है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि तो वो आम जनता का ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये लोग मानते हैं कि वो सैनिकों का हित चाहता था, सैनिकों के लिए ही उसने इस नीति को पालन किया था, इस नीति को लागू किया था, ठीक है जी। तो उसने क्या क्या स्टेप लिए बाजार नियंत्रण करने के लिए? तो देखिए, उसने बाजार नियंत्रण करने के लिए वस्तुओं का निर्धारण किया, मूल्य का निर्धारण किया। उसने जरूरत की सभी आवश्यक वस्तुओं की एक सूची बनवाई,
वस्तुओं की, जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, जो रोजमर्रा में प्रयोग में लाई जाती हैं, वस्तुओं की सूची तैयार करवाई उसने और उनकी एक लिस्ट तैयार करी, उनकी एक रेट लिस्ट तैयार की, उनका प्राइस लिस्ट तैयार की और ये घोषणा कर दी कि भाई कोई भी बाजार में ये वस्तु इस रेट से, जो सरकारी रेट है, इससे ऊपर नहीं बिकेगी। तो ऐसा उसने किया और ये आश्चर्य की बात है कि उस समय पर ये वस्तुओं के दाम बढ़े भी नहीं, यानी ये दाम बिल्कुल फिक्स हो गए। अब फिर बाजारों की स्थापना, दूसरा स्टेप उसने ये उठाया कि बाजारों की स्थापना की उसने, हर वस्तुओं के लिए अलग अलग बाजारों की स्थापना की। जैसे मंडी बनाई उसने, वहाँ पर क्या अनाज वगैरह बिकता है, तो अनाज वगैरह के लिए अलग मंडी बना दी। सराय अदल, अदल का मतलब वस्त्र, तो उसने वस्त्रों की एक मंडी, मार्केट बना दी अलग, ठीक है। और घोड़े, दासों और मवेशियों का अलग बाजार बना दिया, यानी हर अलग अलग वस्तुओं की उसने अलग अलग मंडियां स्थापित कर दी। और उस मंडी का जो मैनेजर होता था, यानी प्रबंधक होता था, मंडी का प्रबंधक जो होता था, उस प्रबंधक को कहते थे सहना। सहना कौन था, ये ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो सहना था बाजार अधीक्षक, यानी वो सुपरिटेंडेंट था बाजार का, यानी वो जो है सारा अरेंजमेंट करेगा, किसका, बाजार का। तो बाजार में उसकी एक ऑफिस होगा और वो उस मार्केट का मैनेजर होगा, ठीक है। उसके बाद बाजार नियंत्रण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए दीवाने विरासत नाम का विभाग की स्थापना की। तो बताओ, अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए मवेशी सहना कौन था, तो सहना, उसने अलग अलग मंडी बनाई थी, हर वस्तुओं की मंडी, सराय अदल, घोड़ों, दासों, मवेशियों का बाजार, तो उनका एक सहना होता था, सहना, ये बाजार प्रबंधक था, ठीक है। उसके बाद उसने बाजार नियंत्रण नीति पर सरकारी नियंत्रण रखने के लिए, सरकारी नियंत्रण रखने के लिए दीवाने रियासत नाम का विभाग बनाया था। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि बताइए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार पर सरकारी कंट्रोल रखने के लिए कौन से विभाग की स्थापना की, तो आंसर होगा दीवाने रियासत नाम के विभाग की स्थापना की। अगर किसी भी मंडी में कुछ भी घोटाला होता था, कोई कालाबाजारी होती थी, कोई वस्तु कम तोलने का काम होता था, या किसी वस्तु के रेट से अधिक मूल्य लिए जाते थे, निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लिया जाता था, तो वो लोग दीवाने रियासत के दफ्तर जाकर उसकी शिकायत कर सकते थे। और दीवाने रियासत कई बार संज्ञान भी लेता था, कैसे कि उसे सूचना मिल जाती थी तो वो उस पर भी कार्रवाई कर सकता था। तो कैसे सूचना मिलती थी, उस समय पर मैंने कहा गुप्तचर अधिकारी हुआ करते थे, बरीद मुन्ही, जो इन्फॉर्मर थे, वो लोग दीवाने रियासत में जाके सूचित कर देते थे, सूचना प्रदाता लोग थे ये, यानी सूचना देने वाले। तो ये लोग दीवाने रियासत के में जाकर, उसके ऑफिस में जाकर, उसके दफ्तर में जाके नियमों के उल्लंघन की, बाजार नियंत्रण नीति के उल्लंघन की सूचना देते थे और उससे उन पर एक्शन हो सकता था, किस पर, जो बाजार में उल्लंघन करने वाले थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय में बाजार के नियम बड़े कड़े थे। उस समय पर कोई भी वस्तुओं को अधिक मूल्य पर नहीं बेच सकता था, कम तोलने पर भी दंड मिलता था। तो इस तरीके से बड़े कठोर नियम, बाजार नियंत्रण को लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने राशनिंग प्रणाली की शुरुआत की। देखिए भारत में जो कृषि रही है शुरू से ही, तो जो कृषि रही है वो मानसून का जुआ रहा है। एक साल बारिश अधिक होती है, दूसरे साल वो कम हो जाती है, मानसून का जुआ। यानी भारतीय कृषि को क्या कहा जाता है, मानसून का जुआ। तो एक साल वर्षा अधिक होती है लेकिन अगले साल वो वर्षा कम हो जाती है। तो इसीलिए क्या किया कि भाई वो जानता था, तो अकाल से निपटने, उस समय पर फिर अकाल से जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती थी, क्योंकि एक साल वर्षा अधिक होती थी, दूसरे साल वो वर्षा फिर कम हो जाती थी, तो फिर अकाल पड़ते रहते थे। उस समय पर खाने पीने की किल्लत हो जाया करती थी। तो उस खाने पीने की किल्लत से निपटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसने राशनिंग पद्धति की शुरुआत की, राशनिंग प्रणाली को चलाया, पीडीएस सिस्टम को चलाया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस प्रणाली को शुरू किया था। तो अकाल से निपटने के लिए गोदाम बनवाए उसने, गोदाम जैसे एफसीआई के गोदाम होते हैं उसी तरीके से गोदाम बनवाए थे उसने। राशनिंग पद्धति की शुरुआत की। अब इस स्लाइड पर हम पढ़ते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए बाजार नियंत्रण नीति का संबंध किससे है, तो अलाउद्दीन खिलजी से। सहना कौन होता था,
तो सहना होता था बाजार का अधीक्षक, जिसका कार्य होता था बाजार का अरेंजमेंट करना। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार पर नियंत्रण रखने के लिए किस अधिकारी की, किस विभाग की स्थापना की थी? तो दीवान रियासत। और इससे पहले बताओ मुझे, अलाउद्दीन खिलजी ने टैक्स वसूलने के लिए किस डिपार्टमेंट की स्थापना की थी? तो दीवान मुस्तखराज। और उसमें अधिकारी होते थे आमिल, मुंसिफ, नवीशिंदा। ठीक है जी। और यहाँ पर अधिकारी देखिए, इसके बाद पढ़ते हैं हम, और राशनिंग प्रणाली, यानी अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है एग्जाम में कि राशनिंग पद्धति की शुरुआत किसने की, राशनिंग प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। क्योंकि अकाल से निपटने के लिए, क्योंकि खाने पीने की किल्लत हो जाती थी, क्योंकि वर्षा कभी कम होती थी कभी ज़्यादा होती थी, तो इसलिए उसने बड़े बड़े गोदाम बनवाए थे। ठीक है, जहाँ पर अनाज को संरक्षित रखा जा सके और ऐसी स्थितियों से निपटा जा सके। ठीक है जी। हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो देखिए, बाजार नियंत्रण नीति का प्रभाव। अब प्रश्न ये उठता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति थी, उस पर लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? अगर आप ऐसा पढ़ोगे तो कभी भूलोगे भी नहीं, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। तो देखिए, बाजार नियंत्रण नीति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखो, बाजार नियंत्रण नीति का प्रभाव तो अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रभाव पड़ा। तो पहला प्रभाव है राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी उसके राजकोष पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, राज्य का पर यह प्रभाव पड़ा कि राज्य की आय में वृद्धि हुई। बाजार नियंत्रण नीति करने से राज्य की इनकम में, आय में वृद्धि हुई, और जो राज्य की आय में वृद्धि हुई उससे वो बड़ी सेना रख पाया, विशाल सेना रख पाया। और विशाल सेना रखने से उसके साम्राज्य का विस्तार हुआ, और साम्राज्य विस्तार होने से वो मजबूत हुआ, आर्थिक रूप से मजबूत हुआ। तो यानी इस तरीके से ये राज्य के हित में रही, राज्य के लिए फायदेमंद रही ये नीति, आर्थिक लाभ हुआ उसे। ठीक है भाई, राज्य नियंत्रण नीति से वस्तुएं कम दाम पर बिकी। ठीक है, और राज्य की इनकम बढ़ी, विशाल सेना रख पाया, राज्य का विस्तार हुआ। विशाल सेना हुई तो उसके पास उसने और राज्य को जीतने के बाद उसका विस्तार हुआ, साम्राज्य का विस्तार हुआ, और राज्य इस तरह मजबूत हुआ। अब राज्य बाजार नियंत्रण कर नीति से उसके व्यापारी वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा? जो बिजनेसमैन लोग थे भैया, देखिए, बिजनेसमैन लोगों पर यह प्रभाव पड़ा कि बिजनेस को इससे हतोत्साहित हुआ। क्यों? देखिए, क्योंकि इसके समय में बाजारों में वस्तुओं की कीमत नहीं बढ़ पाई। अब वस्तुओं की जब कीमत नहीं बढ़ पाई तो यानी किसी व्यापारी का कोई प्रोडक्ट है, क्योंकि उस समय पर यह था कि कोई वस्तु अपने निर्धारित मूल्य पर ही बेची जा सकती है। मान लो कि कोई 12 रुपये की वस्तु है, तो वो 12 की जगह भाई 13 की बिक सकती है, बहुत कम मार्जिन पर बेची जाती है। तो उस कम मार्जिन पर बेची जाएगी तो उससे निर्धारित मूल्य पर ही बेची जाएगी, तो व्यापारी इसे अपने मनपसंद मुनाफे के हिसाब से नहीं बेच सकता है। और जब वो मुनाफे के, उसे पता है व्यापारी को कि मेरा तो वस्तु बस बहुत मार्जिनली ही प्रॉफिट से बेची जाएगी, तो इसलिए उसकी रुचि नहीं रही बिजनेस करने में उसे। क्योंकि आप जानते हो, मुनाफा ही किसी व्यापारी के लिए प्रोत्साहन होता है। अगर मुनाफा नहीं होगा तो कोई भी बिजनेस नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेगा। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो बाजार नियंत्रण नीति है, अलाउद्दीन खिलजी के हित में, अलाउद्दीन खिलजी के जो व्यापारी वर्ग था उसके हित में नहीं थी। वो लोग हतोत्साहित हुए, लोगों ने बिजनेस करने में, व्यापार करने में रुचि लेना कम कर दिया। ठीक है, अब दूसरा है शिल्पी। देखिए, शिल्पकार जो किसी वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ा अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का? तो देखिए, शिल्पकार भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, व्यापारी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए, शिल्पकार भी प्रतिकूल, एडवर्स इफेक्ट हुआ उन पर भी। तो शिल्पकार भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए। क्यों हुए सर? देखिए, बाजार नियंत्रण नीति का शिल्पकारों पर इसलिए प्रभाव पड़ा क्योंकि उसके समय में दाम नहीं बढ़े वस्तुओं के, और वस्तुओं को तय मूल्य पर ही बेचा जा सकता था। और जब वस्तुओं को तय मूल्य पर ही बेचा जा सकता था तो जो शिल्पकार है उनके द्वारा बनाई गई वस्तु का उन्हें कम दाम मिलते थे। क्योंकि जब आगे ही वस्तु अधिक मूल्य की नहीं बिकेगी तो बिजनेसमैन जो शिल्पकार से खरीद रहा है वो भी उन्हें अच्छे मूल्य नहीं देगा। और जब वो उन्हें अच्छे मूल्य नहीं देगा, उसे पता है कि मेरी वस्तु भाई मैं आपसे खरीद कर ले जा रहा हूँ, मेरी तो 12 रुपये की वस्तु 13 की बिकेगी हद से, तो फिर क्या होगा? तो वो उस शिल्पकार को भी
अच्छे पैसे उस वस्तु के दाम नहीं मिलेंगे, और वो क्योंकि निश्चित मूल्य पर ही उस वस्तु को, उन्हें बहुत कम पैसे मिलेंगे, और जब पैसे कम मिलेंगे शिल्पकारों को तो वो बनाएगा क्यों उस वस्तु को फिर आगे। तो इस तरह से शिल्पकार भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए, उनकी आय भी घटी। दूसरा, फिर इस बाजार नियंत्रण नीति का कृषक पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए कृषक पर भी इस बाजार नियंत्रण नीति का बुरा प्रभाव पड़ा। देखिए कृषक क्या करते थे, कृषक करते थे अपनी कृषि का उत्पादन करते थे, और जो उनका कृषि उत्पाद होता था, जब उसका मूल्य ही नहीं बढ़ा, क्योंकि रेट निश्चित थे, मूल्य निर्धारित थे, तो उसका जो कृषि उत्पादन है वो बहुत कम अंतराल के अधिक मूल्य पर बिक सकता था, और इसीलिए जब उनका कृषि उत्पाद अच्छे मूल्य पर नहीं बेचा जाएगा तो इसका मतलब कृषक को भी नुकसान हुआ, क्योंकि उसका जो उत्पाद है वो अधिक मूल्य पर वो नहीं बेच सकता था। दूसरी बात ये थी कि जो कृषक है उनसे जो टैक्स लिया जा रहा है वो भी कितना था, 50% टैक्स लिया जाता है, तो उनके पास 50% तो रह ही जाता था अपना कृषि उत्पाद बेचने के लिए। भाई आधा तो सरकार ने ले लिया, यानी सुल्तान ने ले लिया, तो बचा कितना, 50%। अब जो कृषक है वो 50% में से अपना घर का भी रखेंगे अपनी आजीविका चलाने के लिए, और जो बाकी बचेगा उसे बेचेंगे, और वहाँ पर जब बेचेंगे तो उसके मूल्य भी निर्धारित है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कृषक भी प्रतिकूल रूप से इस नियंत्रण नीति से प्रभावित हुआ, यानी उसे भी कोई फायदा नहीं हुआ, उस पर भी बुरा ही प्रभाव पड़ा। अब बात करते हैं जन सामान्य की और सैनिकों की। तो अब हम बात करें सैनिकों की। देखिए सैनिकों और जन सामान्य को फायदा हुआ, सैनिक और जन सामान्य को फायदा हुआ, पब्लिक को फायदा हुआ और सेना को फायदा हुआ। तो भाई पब्लिक को, सेना को फायदा हुआ, क्यों? क्योंकि उन्हें कम वेतन मिलता था, और कम वेतन पर ही वो अपने आजीविका को चला सकते थे, अपनी रोजमर्रा की आवश्यकता की वस्तुओं को कम मूल्य पर ही खरीद सकते थे, उनका वेतन कम था, तो उन्हें फायदा हुआ, उन्हें वस्तुएं सस्ते में प्राप्त हो गई। लेकिन जन सामान्य, उनको भी फायदा हुआ, पब्लिक को भी फायदा हुआ, क्यों? सैनिकों के साथ में भी उन्हें वस्तुएं इनके लिए फायदेमंद रही, यानी आप इसमें लिख सकते हो अनुकूल प्रभाव पड़ा, इसमें भी लिख सकते हो अनुकूल प्रभाव पड़ा, यानी पब्लिक पर, सेना पर अच्छा प्रभाव पड़ा, क्योंकि उन्हें वस्तुएं सस्ते में उपलब्ध हुई, उस निर्धारित रेट पर उपलब्ध हुई, ये इसलिए उनका तो फायदा हुआ। लेकिन नुकसान किसका हुआ? व्यापारी का नुकसान हुआ, शिल्प का नुकसान हुआ, कृषक का नुकसान हुआ, राज्य की इनकम पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ा, इसका भी फायदा हुआ। देखिए दोबारा से एक बार कर लेते हैं। राज्य की इनकम पर अनुकूल प्रभाव पड़ा, व्यापारी की इनकम प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, वो तो लिखा हुआ है, और शिल्प की इनकम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, कृषक की इनकम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, सैनिक पर अनुकूल फायदे में रहा, जनसामान्य फायदे में रहा। तो हमने इस प्रकार कवर किया कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का मूल्य न बढ़ने पर का अलग अलग वर्ग के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम बच्चों बात करते हैं अलाउद्दीन की मृत्यु। देखिए अलाउद्दीन की जो मृत्यु हुई है वो अलाउद्दीन की मृत्यु की बात हमने पहले कर ली है। उसकी मृत्यु जलोदर यानी यकृत की बीमारी और कोढ़ से हो गई थी। तो 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई, तो उसके बाद उसके दो बेटों में आपस में संघर्ष शुरू हो गया। तो देखिए, तो संघर्ष ये शुरू हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों में संघर्ष शुरू हो गया। अलाउद्दीन खिलजी के दो बेटे थे, एक का नाम है सिहाबुद्दीन उमर और दूसरे का नाम है मुबारक शाह खिलजी। जो सिहाबुद्दीन उमर है उसे मलिक काफूर का साथ मिला हुआ है। सिहाबुद्दीन उमर को मलिक काफूर का साथ मिला हुआ। ये मलिक काफूर कौन? वही मलिक काफूर जो सेनापति था दक्षिण भारत विजय में, और ये एक किन्नर था, वो आपको बता दिया मैंने पहले, किन्नर था। और ये हजार दिनारी कहते हैं इसको, हजार दिनारी, इसे हजार दिनारी भी कहते हैं। तो इसका साथ मिला हुआ था उसको। तो मलिक काफूर ये चाहता था कि सिहाबुद्दीन उमर शासक बने, और उसने उसे गद्दी पे बैठवा दिया, सिहाबुद्दीन उमर को। अब ये सिहाबुद्दीन कौन है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी का बेटा है। अलाउद्दीन खिलजी को मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी की कई रानियां थीं, कई पत्नियां थीं, जिसमें एक झात्यापाली भी थी। तो जो झात्यापाली कौन है? वो रामचंद्र की बेटी। झात्यापाली कौन है? झात्यापाली है रामचंद्र की बेटी। कौन? देवगिरी का राजा। कौन? देवगिरी का शासक है रामचंद्र, उसकी बेटी। ठीक है, जब उसने अलाउद्दीन खिलजी ने
जलालुद्दीन खिलजी के समय में ही एक बार भिलसा पर और बाद में फिर देवगिरी पर अटैक किया था, तो उसने झत्यापाली को उठा लाया था और उससे शादी कर ली थी। तो राम यानी अलाउद्दीन खिलजी और झत्यापाली का पुत्र था ये शिहाबुद्दीन उमर, और उसका साथ किसने दिया? मलिक काफूर ने। और इस प्रकार से तो मैंने लिखा है रामचंद्र की पुत्री है, अलाउद्दीन की पत्नी है, अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी है झत्यापाली और रामचंद्र की बेटी है यादव राजा रामचंद्र। ठीक है, तो फिर शिहाबुद्दीन शासक बना और शिहाबुद्दीन बस 1316 में 2 महीने के लिए शासक बना, और इस तरह से इसके बाद फिर इसका तख्ता पलट कर दिया गया। उसके बाद इसका तख्ता पलट किया इसी के भाई ने, मुबारक शाह ने। यानी अलाउद्दीन खिलजी के 2 पुत्र बताए मैंने। पुत्र एक खिरिज खां भी है, एक खिरिज खां भी है। यानी पुत्रों की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के 3 पुत्र बता दिए यहाँ पर। पुत्र और भी हो सकते हैं लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं होंगे, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि उनका कोई संदर्भ नहीं है इसलिए। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी के एक पुत्र है खिरिज खां, दूसरा पुत्र है शिहाबुद्दीन उमर और तीसरा पुत्र है मुबारक शाह खिलजी। तो जो शिहाबुद्दीन उमर है वो मलिक काफूर की सहायता से अलाउद्दीन खिलजी के बाद में शासक बना, केवल 1316 में। यानी 3 शासक हो गए अब तक जो हमने पढ़ा है। पहला क्या हुआ? पहला हुआ जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी, और तीसरा हो गया शिहाबुद्दीन उमर। और शिहाबुद्दीन उमर कौन है? अलाउद्दीन खिलजी का बेटा। किसकी सहायता से शासक बना? मलिक काफूर की सहायता से शासक बना। ठीक है, उसके बाद उसका तख्ता पलट कर दिया उसी के भाई ने, उसका नाम है मुबारक शाह खिलजी। और मुबारक शाह खिलजी ने मुबारक शाह खिलजी 1316 में ही शासक बन गया, 1320 तक। यानी कितने साल रहा? 4 वर्ष रहा ये। यानी 4 शासकों के बारे में हमने पढ़ लिया। मुबारक शाह खिलजी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखिए मुबारक शाह खिलजी से एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो एक ये आता है कि प्रथम सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। अगर आपसे ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान है जिसने अपने आप को खलीफा कहा था, तो मुबारक शाह खिलजी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुबारक शाह खिलजी अयोग्य था, ये एक अयोग्य शासक था। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी। और बर्नी के अनुसार, बर्नी ये कहता है उसके बारे में कि वह कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच में दौड़ता था, कि नंगा होकर अपने दरबारियों के बीच में वो दौड़ता था, ये भी उसके बारे में कहा जाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। मुबारक शाह खिलजी जैसा कि मैंने बताया कि ये अयोग्य था। नंगा होकर, बर्नी कहता है कि नंगा होकर दरबारियों के बीच में दौड़ा करता था। शराबी था। नग्न स्त्रियों पुरुषों की संगत पसंद थी। स्त्रियों वस्त्र पहनकर दरबार में आने लगा, स्त्रियों के वस्त्र पहनकर दरबार में आने लगा। अपने दरबार में स्त्रियों को वस्त्र पहनकर ही आ जाया करता था। ठीक है जी, तो हमने पढ़ा भाई मुबारक शाह खिलजी एक अयोग्य आदमी है, शराबी है, स्त्रियों की संगत पसंद है, नंगा होकर दरबार में दौड़ता है और स्त्रियों के वस्त्र पहनकर दरबार में आ जाता है। और इसके बारे में कोई विशेष खास बात पढ़ने की नहीं है, बस एक ही बात ये रह गई है कि मुबारक शाह खिलजी हजरत निजामुद्दीन औलिया, मतलब इसके समय में हजरत निजामुद्दीन औलिया है जिन्हें महबूब इलाही कहा जाता है, और ये चिश्ती संप्रदाय के संत है। क्वेश्चन कई बार आता है पेपर में कि बताओ हजरत निजामुद्दीन औलिया को क्या कहा जाता है, तो महबूब इलाही। ठीक है, ये किस संप्रदाय के संत है, तो इसका आंसर होगा चिश्ती संप्रदाय के। अब इसके हजरत मुबारक शाह खिलजी के समय में हजरत निजामुद्दीन औलिया भी हुए हैं, और हजरत निजामुद्दीन औलिया से मुबारक शाह खिलजी द्वेष रखता था, यानी उनसे चिढ़ता था, उनसे ईर्ष्या रखता था। क्यों रखता था? सुनो, और उसने इनाम घोषित कर रखा था हजरत निजामुद्दीन औलिया पर कि जो भी हजरत निजामुद्दीन औलिया का सर लाके देगा, सर काट के लाके देगा, तो मैं उसे 1000 टके पुरस्कार के रूप में दूंगा। यानी वो 1000 रुपये पुरस्कार के रूप में। लेकिन मुबारक शाह खिलजी की बात किसी ने भी नहीं मानी, किसी ने भी उसको प्रेरित नहीं हुआ, कोई भी उससे प्रेरित नहीं हुआ, कोई भी आगे नहीं आया कि मैं काट के लाके दे दूंगा सर। ठीक है, तो यानी क्वेश्चन आ सकता है हजरत निजामुद्दीन औलिया से किसके शत्रुता के संबंध थे, किसके अच्छे संबंध नहीं थे, तो आंसर होगा मुबारक शाह खिलजी के। फिर अच्छा देखिए, अब चिढ़ने का कारण क्या था? क्योंकि वो सूफी व्यक्ति थे हजरत निजामुद्दीन औलिया, और उस समय पर यह प्रथा हुआ करती थी कि कोई भी दिल्ली के समस्त व्यक्ति, चाहे वो सुल्तान से मिलने जाएंगे, सुल्तान को शुभकामनाएं अर्पित करेंगे जाके। कब? चंद्रमास के आरंभ में, जैसे ही महीना शुरू होगा तो उस समय पर दिल्ली के जितने भी लोग होंगे, चाहे वो राज्य की सेवा में हो या ना हो, वो सुल्तान से मिलने जाएंगे और उनको शुभकामनाएं देंगे, शुभकामनाएं अर्पित करेंगे।
लेकिन औलिया कभी उससे मिलने नहीं गए, सुल्तान होने के बावजूद भी औलिया कभी भी उससे मिलने नहीं गए। लेकिन तो अब जब औलिया पर दबाव बनाया गया कि भाई आप क्यों नहीं मिलने जा रहे सुल्तान से, आपको मिलना चाहिए, औलिया पर जब दबाव बनाया गया तो औलिया ने अपनी मां की प्रार्थना की, औलिया ने अपनी मां की प्रार्थना की। और जैसे ही उसने अपनी मां की प्रार्थना की, अपनी मां की कब्र पे औलिया ने जाके प्रार्थना की, और जैसे ही वो मंत आया, जब मिलने की बारी थी, तो अगले दिन मुबारक शाह खिलजी मरा हुआ पड़ा हुआ था, यानी वो मर गया। ठीक है, तो कब्र पर प्रार्थना की। अगले चंद्रमास के दिन जब कोई सूर्योदय हुआ, मुबारक शाह खिलजी मर चुका था। यानी अलाउद्दीन खिलजी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मुबारक शाह खिलजी से कभी भी औलिया जो है मिलने नहीं गए। और जब उन पर प्रेशर बनाया गया कि आप मिलने क्यों नहीं गए, तो उन्होंने अपनी मां की कब्र पर एक बार प्रार्थना की, और जैसे ही मिलने का वो समय हुआ, चंद्रमास का प्रारंभ हुआ, तो अगले ही सुबह जब देखा गया तो अलाउद्दीन जो मुबारक शाह खिलजी है वह मरा हुआ मिला, यानी वही मर गया था। कौन? मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, अब देखिए मुबारक शाह खिलजी जो है चौथा शासक हुआ, और उसके बाद में फिर अगला शासक हुआ नसीरुद्दीन खुसरो खां या खुसरो शाह। नसीरुद्दीन खुसरो शाह या फिर खा भी होता कई बार, तो आप ये देख लेना, नसीरुद्दीन खुसरो खां। ये 1320 में शासक बना। इसके बारे में कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, बस ये आता है कि पैगंबर का सेनापति था। भाई पैगंबर के सेनापति की उपाधि किसने ली, ये ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और क्या पूछा जाता, जो इसके विरोधी लोग थे, यानी नसीरुद्दीन खुसरो खां के जो विरोधी लोग के द्वारा उसे एक उपाधि दी गई है, क्या? इस्लाम का शत्रु, या फिर इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में, तो ये उपाधि दी गई थी। तो इस तरह से आपने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा आज कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हमने आज बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने किए। जैसे हमने पढ़ा जलालुद्दीन, जलालुद्दीन, हमने पढ़ा अलाउद्दीन। सबसे महत्वपूर्ण तो अलाउद्दीन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है अलाउद्दीन से ही आते हैं एग्जाम में। उसके बाद हमने पढ़ा शिहाबुद्दीन उमर, शिहाबुद्दीन उमर, उमर। उसके बाद पढ़ा हमने मुबारक, मुबारक शाह खिलजी, शाह खिलजी। और उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा लास्ट में नसीरुद्दीन नसीरुद्दीन, 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 नसीरुद्दीन खुसरो खां, खुसरो खां या खुसरो शाह। ठीक है, तो हमने 5 सुल्तानों के बारे में पढ़ा, और आज की ये वीडियो यहीं तक बस। आज मैंने आपको जो पढ़ाया उसको आप लर्न कर लेना, इसको याद कर लेना। वीडियो को बार बार भी देख सकते हो आप। और बस आज की इस वीडियो के साथ में धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है।